वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो का जो एनएसआरसी है, एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, उसका जो टेक्नीशियन बी का पोस्ट था इलेक्ट्रिकल, और उसका एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख मार्च को। तो उसी को नज़र में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। इस क्वेश्चन का 40 नंबर तक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है 41 से लेकर 80 नंबर तक हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर 40 नंबर तक का जो डिस्कशन का वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर देखिए क्या बोला है। बोला है स्लिप कैलकुलेशन करना है। पोल संख्या दिया है वह 6 नंबर का पोल है। बाकी 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी है और आरपीएम दिया हुआ है 950। यानी ये जो रोटेटिंग आरपीएम यानी एनआर दिया हुआ है 950। तो हमको स्लिप कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा पता है आप लोग को। तो सिंक्रोनस स्पीड को पहले कैलकुलेशन करना है। सिंक्रोनस स्पीड को कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, एफ इंटू 120/p। एन एस यानी ये सिंक्रोनस स्पीड पता चल जाएगा। एफ दिया हुआ है 50, 120/p यानी 6 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 20, 6 दूनी 12, 20 इंटू 50 कितना आएगा, 1000। यानी सिंक्रोनस स्पीड आ गया है 1000। अभी स्लिप को कैलकुलेशन करना है। स्लिप के लिए फॉर्मूला यही है कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाई सिंक्रोनस स्पीड। तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, कैसा आएगा आंसर इसका। क्या बोला है, तो सिंक्रोनस स्पीड यानी 1000 माइनस 950 बाई 1000 यानी 50/1000 इंटू 100। ये परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है, इसलिए 100 को गुणा करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, 1, 10, 10 पंचा 50 यानी 5% का स्लिप आएगा। कौन सा नंबर पे इसका ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कुछ? अगर नहीं आया दोबारा थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर नहीं है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, तो हम समझा देंगे आपको दोबारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पोल 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर विच इज रोटेटिंग ऑन 900 आरपीएम। बोला है रोटेटिंग स्पीड एन आर दिया हुआ है कितना, 900। और क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। तो क्या कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसमें से। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पोल कितना है। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो बताइए 42 का क्या आंसर रहेगा। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, n इज इक्वल टू क्या, f इंटू 120/p। ये हम जानते हैं n इज इक्वल टू f इंटू 120/p। हम जानते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, f इंटू 120/p। इसमें से हम n कैलकुलेशन कर रहे थे, यानी स्पीड कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हमको p को निकालना है, मतलब n की जगह पे p को ले जाएंगे और p की जगह पे n को ले आएंगे। यानी फार्मूला कुछ इस तरह का रहेगा, f इंटू 120/n इज इक्वल टू p। ठीक है, f क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 60 इंटू 120/n कितना दिया हुआ था, n दिया हुआ था 900। एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो गया, 1272/9 इज इक्वल टू आएगा कितना भाई, पोल संख्या आ जाएगा 8। यानी कौन सा नंबर सही रहेगा, 42 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कुछ? अगर नहीं आया वीडियो को थोड़ा पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी स्लिप रिंग्स आर देयर फॉर ए 3-फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैविंग ए रोटेटिंग आर्मेचर। अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो उसके लिए कितना स्लिप रिंग चाहिए एक अल्टरनेट के लिए, अगर वो स्टार में जुड़ा हुआ है। बताइए। देखिए यहाँ पर बोला है स्लिप रिंग कितना चाहिए स्टार कनेक्टेड के लिए। तो आप लोग को याद रखना है, ये जो रोटेटिंग आर्मेचर है इसीलिए स्लिप रिंग डिपेंड करता है ये कितना फेज़ का है। 3 फेज़ का है, या अगर डेल्टा में कनेक्टेड होता तो उसके लिए 3 स्लिप रिंग लगता। ये स्टार में कनेक्टेड है यानी 4 स्लिप रिंग की ज़रूरत होगा। इसमें सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 43 का सी। यानी स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है तो उसको 4 स्लिप रिंग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ईएमएफ जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी। जो एसी में जो ईएमएफ जनरेटेड होता है वो क्या जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर ओनली, डीसी जनरेटर इन एसी जनरेटर ओनली, इन बोथ एसी डीसी जनरेटर, या नन ऑफ दिस। ईएमएफ जो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एसी, जो एसी जनरेट होता है कौन सा जनरेटर में जनरेट होता है, एसी जनरेटर में या डीसी में या बोथ में। तो बताइए थोड़ा आप लोग कौन सा होगा इसका सही आंसर क्या रहेगा। बोथ डीसी एंड एसी, दोनों में ही एसी जनरेट होता है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, दोनों में एसी ही जनरेट होता है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 250 वोल्ट 50 वाट का एक बल्ब है, उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसका आंसर बताइए क्या। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ये बार बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, वी स्क्वायर बाई पी। वी यानी दिया हुआ है 250 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, उसके बाद पी दिया हुआ है 50, तो क्या आएगा थोड़ा बताइए। 250 इंटू 250 बाई 50 क्या होगा इसका आंसर। 25 इंटू 25 625 में डबल जीरो, उसके बाद रहेगा नीचे 50, एक जीरो से एक जीरो गया, 6250 बाई 5, तो कितना आएगा भाई थोड़ा कैलकुलेशन करके बताइएगा। 5 1 5 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 पंचा 25 डबल जीरो, 12500 आएगा इसका आंसर। 12500 कहाँ पे है इसका आंसर देखिएगा, सॉरी 1250 आएगा, ये क्या ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी थोड़ा कैलकुलेशन कहाँ पे गलती हुआ है देखिए, 25 इंटू 25 यानी 625 डबल जीरो बाई 50, एक जीरो से एक जीरो पहले से ही कट गया था, तो 5 एकम 5 1 2 12, 5 दूनी 10 25 मतलब 1250 आएगा इसका राइट आंसर। तो 45 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ द पावर फैक्टर इज जीरो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सर्किट। अगर पावर फैक्टर जीरो होता है किस में भाई बता सकते हैं आप लोग। पावर फैक्टर अगर जीरो होता है तो वो प्योर रेजिस्टिव होगा, या प्योर रेजिस्टिव पार्टली इंडक्टिव होगा, या पार्टली रेजिस्टिव और पार्टली कैपेसिटिव होगा, या प्योरली रिएक्टिव होगा, थोड़ा बताइएगा आप लोग। देखिए रिएक्टिव सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर जीरो हो जाता है क्योंकि इसका फेज एंगल 90 डिग्री रहता है, याद रखिएगा। फेज एंगल 90 डिग्री जब आ जाता है, करंट एंड वोल्टेज के बीच का जो एंगल आ जाता है ये 90 डिग्री का आ जाता है जब रिएक्टिव सर्किट होता है। और इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो रिएक्टिव सर्किट हो जाता है ना, उसमें फेज एंगल पावर फैक्टर जीरो हो जाता है। फेज एंगल कितना रहता है 90 डिग्री रहता है, पावर फैक्टर जीरो हो जाता है, तो उसका कौन सा सर्किट रहेगा, रिएक्टिव सर्किट। तो प्योरली रिएक्टिव सर्किट जब होता है उसका पावर फैक्टर जीरो हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब पावर फैक्टर जीरो होता है तो प्योरली कौन सा सर्किट होता है, उसका रिएक्टिव सर्किट होता है। यानी फेज एंगल 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, पाई को 180 मानते हैं ना, पाई बाई टू मानेंगे। किलोवाट क्या आएगा, जीरो में आ जाएगा। के वी ए आर और के वी ए ये दोनों बराबर हो जाता है, के वी ए अपरेंट पावर, के वी ए आर रिएक्टिव पावर, दोनों बराबर हो जाता है इसमें, याद रखिएगा। के वी ए इज इक्वल टू के वी ए आर, रिएक्टिव पावर अपरेंट पावर बराबर हो जाता है किलोवाट इज इक्वल टू, जब जीरो हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। पावर फैक्टर भी जीरो हो जाता है, फेज एंगल 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तो इसका सही आंसर क्या था, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी प्योरली रिएक्टिव सर्किट होता है जब पावर फैक्टर जीरो हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या है 2 पाई एफ एल, एफ के साथ एक्सएल बराबर मतलब समानुपाती है। अगर एक्सएल बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, अगर एक्सएल घटेगा तो एफ भी घटेगा, यानी ये घटता है तो ये घटता है, एफ घटता है तो एक्सएल घटता है, अगर एफ बढ़ता है तो एक्सएल भी बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अगर एज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 47 का सी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो 47 का सी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिए। घटता है, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी घट जाएगा। बोला है 10 cm का 10 cm एक ट्राइंगल का लेंथ हो गया, बेस उसका 10 cm हो गया, और अपना क्या बोला है एरिया हो गया 20 cm स्क्वायर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, क्या है फॉर्मूला आप लोगों को पता है इसका, चलिए करते हैं। देखिए जो त्रिभुज बोला है ना, तो उसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू लेंथ इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला है। तो हम लोग को दिया क्या है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दे दिया है कितना 20 cm स्क्वायर दे दिया है, क्योंकि वह क्षेत्रफल दे दिया है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 cm स्क्वायर। इसमें से बेस दे दिया है कितना 10, तो बेस के बदले में 10 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हाइट आप लोग बता सकते हैं, 2 पंचा 10, 5 इंटू हाइट इज इक्वल टू 20, मतलब हेज तो 4 ही होगा ना भाई। तो आप लोग को हाइट पता चल गया, सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है कुछ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जाएंगे जब
उसका बेस का हाइट का पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सर्किल। एक सर्किल दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब ये परिधि के बारे में पूछा है। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सर्किल इज 25 cm दे दिया है। कितना दिया हुआ है, 25 cm। आप लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो 2πr इज इक्वल टू 25 याद रखिए। यानी हम लोग को पूछा क्या है भाई, हम लोग को पूछा है एरिया कैसे कैलकुलेशन करना है। तो अगर 2πr इज इक्वल टू 25 है तो एरिया दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। इसको हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पे दिया हुआ 2πr इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो उसी में से हम लोग को क्या निकालना है, आर को निकालना है, ताकि πr² इज इक्वल टू निकाल सके क्षेत्रफल किसका, सर्किल का। तो चलिए करते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे इसको। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, याद रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमको पता नहीं इज इक्वल टू 25। इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे तो इसको समाधान बराबर लगता है क्या आएगा, तो इसका लगता है मुझे बी आएगा इसका राइट आंसर। आप दोबारा थोड़ा ट्राई करके देख लीजिएगा इसको। आर में कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा कितना, πr²। मतलब फार्मूला को आप लोग पुट कर लेंगे तो इसका आंसर आ ही जाएगा। तो आप लोग खुद कर ट्राई करके देखिएगा थोड़ा। πr² होता है सर्किल का एरिया। 2πr हमको दे दिया है कितना, 25। तो आप लोग इस फार्मूला से आप लोग को आर को निकाल सकते हैं। तो इसका बराबर आंसर लगता है हमको कौन सा आएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग दोबारा करके देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हेन 2 पैरेलल कंडक्टर आर कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला क्या है, 2 कंडक्टर पैरेलल में है, क्या बोला, करंट कैरिंग सेम डायरेक्शन। ये जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, इसमें भी उसी दिशा में ही करंट जा ही रहा है। द फोर्स बिटवीन देम, तो इसका ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, याद रखिएगा आप लोग। क्या होगा आंसर, इसको बताइए थोड़ा। याद रखिए सेम पोलैरिटी रिपल करता है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ये लोग, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम पोलैरिटी होता तो क्या करते, रिपेल करते। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो निश्चित रूप से क्या होगा, अट्रैक्ट ही होगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर इसका पोल अलग होता पोलैरिटी तो ये रिपल करते। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 बोला है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर वाइंडिंग इज डबल्ड देन हीट विल बी, क्या होगा। आपको हीट जूल्स का लो पता ही होगा, H इज इक्वल टू I² RT। पता है ना आप लोगों को। हीट यानी हीट किसके साथ समानुपाती है, करंट का स्क्वायर उसके साथ रेजिस्टेंस इनटू टाइम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए थोड़ा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी यानी कितना, 4 गुना। मोटर का वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, इफ द मोटर का वाइंडिंग का करंट फ्लोइंग थ्रू मोटर इज डबल्ड, आई डबल हो गया। तो आई डबल जब हो जाएगा, अगर 2 होगा तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना भाई। 2 गुना बड़ा है तो उसका 4 गुना हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। H इज इक्वल टू I² होता है ना, फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। तो अगर ये I² होगा, अगर 2 से 4 हो जाएगा, 1 से 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। H इज इक्वल टू 4 गुना हो जाएगा ना, नहीं ठीक ना। H इज इक्वल टू I² होता है, तो इसीलिए 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। सही आंसर यानी 51 का सी इज द सही आंसर। इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर इज 10 मिलीवोल्ट एंड करंट थ्रू इट इज 100 माइक्रोएम्पियर। वोल्टेज बोला 10 मिलीवोल्ट और करंट बोला है 10 माइक्रोएम्पियर। देन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए पहला बात ये है, दोनों को सेम क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अगर ये मिली में है तो मिली में करना पड़ेगा, या दोनों को एम्पियर में करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को क्या करना, क्या मतलब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सही आंसर कैलकुलेट हो सकता है। ये माइक्रो में है, वो मिली में, ऐसे अलग अलग यूनिट रहेगा तो कैलकुलेशन हमारा सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग को पता है आर कैलकुलेशन करने के लिए R इज इक्वल टू V/I। यहाँ पे दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट यानी 10⁻³ ठीक है। उसके बाद I दिया हुआ है कितना, 100 इंटू माइक्रो एम्पियर इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, -6 अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, 10 इंटू -3 10⁻6/100 ठीक है। ये -3 है, ये प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में कितना रहेगा,
10 का पावर 3 रहेगा, 10 इंटू 10 का पावर 3 बाई 100, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो क्या होगा, 10 का पावर 3 मतलब 1000, 1000 इसमें से 2 गया तो कितना रहेगा, 1 जीरो बचेगा। 10 इंटू 10 कितना होगा भाई, 10 इंटू 10 100 ओम हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा इसका, बी हो जाएगा ऐसा राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट पे लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। फॉर ए कैपेसिटेंस 10 नैनोफैराड, व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। आप लोग को फॉर्मूला याद है, कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC इज इक्वल टू 1/2πfc। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो इसका आंसर आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 1/2 पाई का मतलब क्या लेंगे, पाई ही लेंगे। एफ को क्या दिया हुआ है, 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कितना होगा, मेगा यानी 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद ये एफ तो हो गया, एफ के बाद सी कितना दिया, 10 नैनोफैराड, 10 इंटू 10 कितना लेंगे हम लोग, -9, याद है, नैनो मतलब 10⁻⁹ -9 ही है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 6 है, ये -9 है, तो रहेगा कितना, -3, यानी 1/2π 10⁻³ है, और इसके साथ और एक 10 है, ठीक है। तो बाकी बचेगा कितना, तो बताइए थोड़ा। ये 10 का पावर जो है -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा, बाकी नीचे रहेगा 2π × 10, ठीक है। इसमें से एक जीरो चला जाएगा, अर्थात ऊपर रहेगा 100 बाई नीचे रहेगा 2π, यानी 100 से 2 को काट देंगे तो कितना रहेगा, 50/π हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 50/π, कौन सा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा इसको कैसा होता है, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा एक बार, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अर्थिंग इज मेनली नेसेसरी टू गिवन द प्रोटेक्शन। देखिए अभी बार बार पूछ रहा था, ये इसरो में बार बार पूछा जाता है ये अर्थिंग को लेके। अभी जो SDSC का सतीश धवन स्पेस सेंटर का हुआ था एग्जाम, उसी में भी पूछा गया था, तो उसी का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जल्दी करेंगे, इसके इसी चैनल में करेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए, अर्थिंग इज मेनली नेसेसरी, किसके लिए नेसेसरी है, किस प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड नहीं, ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन नहीं देता भाई। शॉर्ट सर्किट ना, अर्थिंग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं देता है। हाई टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर नहीं, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता ये। तो राइट आंसर नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक। कौन सा, आसान है सवाल लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रिक शॉक से हमको प्रोटेक्शन देता है अर्थिंग। 54 का कौन सा राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द एडवांटेजेस ऑफ DC ओवर AC सिस्टम। DC का एडवांटेजेस पूछा है, AC के बदले में वो क्यों, क्या क्या एडवांटेजेस है। रिएक्टेंस है, नो स्किन इफेक्ट, ED करंट लॉस नहीं है, ऑल ऑफ द। तो मुझे लगता है ये डी सही आंसर है। इसमें कोई रिएक्टेंस नहीं होता है, कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ED करंट लॉस भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का क्या, यानी 55 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टेंस तो होता है, ED करंट लॉस, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है तो स्किन इफेक्ट भी नहीं होता है, इसीलिए बी हो जाएगा राइट आंसर 55 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टॉप मोस्ट वायर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज, ऊपर में जो टॉप मोस्ट लाइन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो वो लाइन को क्या बोला जाता है। एक्स्ट्रा ओवरहेड लाइन जो होता है, हाई टेंशन लाइन, EHT लाइन में जो ऊपर वाला लाइन होता है वो ग्राउंड वायर होता है, यानी कौन सा सही आंसर रहेगा भाई इसका, बी हो जाएगा सही आंसर। ये एर्थ का लाइन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होता है उसमें ऊपर वाला लाइन जो गया है उसको एर्थ लाइन ही बोला जाता है, ठीक है। बी हो जाएगा राइट आंसर 56 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 में बोला है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस विथ हाई वोल्टेज लाइन इन ऑर्डर टू। क्यों हाई वोल्टेज लाइन ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, रिड्यूस स्किन इफेक्ट, रिड्यूस लॉस, रिड्यूस ट्रांसमिशन फॉल्ट, इंक्रीज केबल लाइफ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सॉरी ये बोला है केबल को लाइफ को बढ़ाना है, या ट्रांसमिशन लाइन को फॉल्ट को कम करने के लिए, या लाइन लॉसेस है उसको कम करने के लिए, या फिर रिड्यूस स्किन इफेक्ट। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा इसका। इसका होगा जो लाइन का लॉसेस होता है ना उसको कम करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज में देते हैं। अगर लॉसेस बढ़ जाता है बीच में
तो सेंडिंग में जितना वोल्ट हम लोग सेंड करते हैं तो रिसीविंग एंड में उतना वोल्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो जो लाइन में लॉसेस होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ट्रांसफर करते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस में, उसको एकदम हाई वोल्टेज करके हम लोग भेजते हैं। ठीक है, रिड्यूस लाइन लॉसेस इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तो इस सिंबल का नाम क्या है बताइए। देखिए ये 7 टाइप का गेट है, आप लोग को याद रखना है, हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे ज़रूर। तो अभी इसका नाम बताइए। ये होगा, देखिए ये ऐसा रहेगा, ये रहेगा ऐसा, तो इसको ये बोला जाता है एंड गेट। कौन सा? एंड गेट। तो सामने में ये जो दिख रहा है आप लोग को, अगर ऐसा रहता है तो उसको बोला जाएगा नैंड गेट। क्या बोला जाएगा? नैंड गेट, या नॉट प्लस एंड नैंड गेट बोला जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा राइट आंसर, ये हो गया नैंड गेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 59 में बोला है, 59 क्या बोला? 59 बोला है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी नॉट यूज इन द इलेक्ट्रिकल फायर। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है। अभी SDST में भी पूछा गया है इलेक्ट्रिकल फायर किस में आता है, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल में यूज नहीं कर सकते हैं, तो बताइए कौन सा नहीं यूज कर सकते हैं? ड्राई केमिकल, पावर, वाटर मिस्ट, CO2, फोम टाइप। ये जो है बी नंबर, फोम टाइप को कभी यूज नहीं करना है इलेक्ट्रिकल फायर में। 59 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ऑयल फायर्स एंड क्लासिफाइड एज। जो ऑयल में फायर लगता है ना वो किस कैटेगरी में आता है बताइए। क्लास ए थोड़ा हो जाएगा मेटल, मतलब सॉरी, क्लास ए हो गया वुड, क्लॉथ, कॉटन, इस सब में। क्लास बी हो जाएगा फ्लेमेबल ऑयल, क्लास सी इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई नहीं, अच्छा ये ऑप्शन में तो नहीं है, तो क्लास बी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिए बी नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। ये फ्लेमेबल ऑयल होता, खाली ऑयल दिया हुआ है तो फिर भी ठीक है, क्लास बी पे हम लोग जाएंगे। तो 60 का बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लास बी, फ्लेमेबल ऑयल आता है क्लास बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको याद रखने वाला सवाल, ये बहुत आसान वाला दे दिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा? हाइड्रोमीटर। आप लोग को याद है हाइड्रोमीटर हम लोग क्या चेक करने के लिए यूज़ करते हैं? बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, 61 का ए हो जाएगा। तो ये बताइए जो पायरोमीटर दिया हुआ है, सॉरी, हाई टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा मीटर यूज़ करते हैं? लैक्टोमीटर। ये दूध का क्वालिटी चेक करने के लिए, कितना पानी मिला हो उसको चेक करने के लिए लैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। दूध में पानी जो मिला जाता है, तो दूध में अगर ज़्यादा पानी मिला जाता है उसको चेक करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर को यूज़ करते हैं। बाकी थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए, कम तापमात्रा टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर को मापना है तो कौन सा मीटर हम लोग यूज़ करते हैं पता है? रखिए, याद रखिए, इसको पायरोमीटर बोला जाता है। इसको क्या मतलब होता है? पायरोमीटर, याद रहेगा। तो याद रखिएगा हाई टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 62 बोला है इल्यूमिनेशन, लुमिनस पर मीटर स्क्वायर। लुमिनस पर मीटर स्क्वायर ये कौन सा यूनिट है बताइए? कैंडल, फुट कैंडल, लॉक्स, वेबर। कौन सा होगा? सॉरी, कैंडेला पावर बाई फुट स्क्वायर, इसको बोला जाता है कौन सा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लक्स। ठीक है, तो 62 का बी हो जाएगा राइट आंसर। लुमिन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लक्स बोला जाता है। ठीक, तो लुमिनस पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लक्स बोला जाता है। जो फुट कैंडेला है उसका क्या यूनिट है? CP, कैंडेला पावर बाई फुट स्क्वायर, उसको फुट कैंडेला बोला जाता है। याद रखिए, कैंडेला पावर बाई जो फुट का स्क्वायर है उसको बोला जाता है फुट कैंडेला। ठीक है, 62 का सी। बाकी इसका लॉक्स हो जाएगा सही राइट आंसर, लुमिनस पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोला है मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के लिए कौन सा यूज़ करता है कोर? देखिए, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। याद रखिएगा, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, बी हो जाएगा राइट आंसर, 63 का बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज आइडियली क्या होता है बताइए। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? कितना रहेगा? याद रखिएगा इसको, रेजिस्टेंस कितना रहेगा? इन्फिनिटी। ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। याद रखिए यार, इधर इधर क्या पूछा है? ट्रांसफॉर्म इज आइडियली भी पूछा है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज आइडियली, तो आइडियली के लिए क्या रहेगा इसका? इन्फिनिटी। इसमें मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ये रेजिस्टेंस नहीं होता इसमें, तो इसका क्या आंसर रहेगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इन्फिनिटी रहता है
रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कोर आर लैमिनेटेड, किस लिए लैमिनेट किया जाता है? ये भी रिपीटेड सवाल है, याद रखिए भाई। लैमिनेशन इसके लिए करते हैं, किसके लिए? ईडी करंट को, लॉस को कम करने के लिए। बी हो जाएगा राइट आंसर। 65 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, इंक्रीज नहीं, रिड्यूस कम करने के लिए, ए हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। ईडी करंट को हम लोग कम करने के लिए यूज़ करते हैं लैमिनेशन। अगर जो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको बताइए। तो ऐसी मटेरियल को यूज़ करते हैं जिसका रिटेंटिविटी हाई हो, ठीक है। सिलिकॉन स्टील जैसा मटेरियल को यूज़ करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हो गया, क्या यूज़ करते हैं? लैमिनेशन। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? पैरामीटर विच कांस्टेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा अपना क्या बोला है, कौन सा पैरामीटर है जो दोनों के लिए कांस्टेंट है, प्राइमरी के लिए भी सेकेंडरी के लिए भी? तो इसको याद रखने वाला सवाल है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, प्राइमरी में जितना रहता है सेकेंडरी में उतना रहता है। टर्न बदलता है, करंट बदलता है, वोल्टेज भी बदलता है, ST to LT, LT to ST होता है। तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर का, दोनों साइड का। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नो लोड टेस्ट किसे लिए किया जाता है, और क्या नाम है वाला उसका? नो लोड में अगर हम लोग टेस्ट करते हैं, लोड नहीं होता है तो कॉपर का लॉस बहुत कम होता है, तो इसके लिए इसको बोला जाता है आयरन लॉसेस। 67 का कौन सा राइट आंसर? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 67 का। तो आयरन लॉस को नो लोड टेस्ट भी बोला जाता है, जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट भी कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। नो लोड में किया जाता है। मैग्नेटिक लॉस या फ्लक्स आयरन लॉस, इस सब में पता चलता है। इसको मैग्नेटाइजिंग करंट लॉस भी, सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट को भी बोला जाता है। जो नो लोड टेस्ट को मैग्नेटाइजिंग करंट भी कैलकुलेट किया जाता है। तो जो फुल लोड टेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कोर लॉस, ठीक है। फुल लोड पैरामीटर को मापने के लिए कोर लॉस को यूज़ करते हैं। हम नो लोड टेस्ट करते हैं तो आयरन लॉस को पता चल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन एन इंडक्टर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। इंडक्टर में क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन लॉजिक वाला सवाल है, याद रखना है। कितना फेज एंगल रहता है? हमेशा याद रखिए इसको, फेज एंगल 90 डिग्री रहता है। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल कितना? 90 डिग्री। पावर फैक्टर कितना? 0, याद रखिएगा। पावर फैक्टर 0, फेज एंगल 90 डिग्री। तो कौन सा सही आंसर होगा भाई? ए, ठीक है। 68 का ए राइट आंसर। इंडक्टर में फेज डिफरेंस बिटवीन एंगल सर बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ ए साइन वेव 10 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए पीक टू पीक समझिए पहले, यानी ये दिया है पीक टू पीक, ये पीक टू पीक यहाँ से लेके यहाँ कैलकुलेशन को, यानी कि तो कितना दिया है? 10 वोल्ट। यानी एक पीक में कितना जाएगा भाई? 10/2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। एक साइकिल में, एक आधा साइकिल में पीक कितना? 5 वोल्ट। याद रहा? समझ में आ रहा है? ये जो पूरा साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ, इसको पीक टू पीक मानते हैं। तो एक साइकिल का पीक कितना हो गया? एक साइकिल का, ऊपर वाला साइकिल का पीक कितना हो गया? तो 5 मानेंगे। ये 5, ये 5, टोटल 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 भाग आएगा, ठीक है। तो 5 हो गया एक का पीक। तो यहाँ बोला है RMS, तो 5 हो गया तो एक का पीक। तो RMS वैल्यू को जानने के लिए इसमें √2 का क्या करेंगे? क्या करेंगे √2 का बताइए? इसका √2 का क्या करेंगे? ये √2 को भाग देंगे, याद रखिएगा, 5/√2 और 5 में 70.707 का गुणा करेंगे, या फिर 5 को √2 से भाग देंगे। जो भी करेंगे आंसर वही आएगा। तो याद रखिए √2 को भाग देना है, या 5 के साथ 0.707 जो पीक वैल्यू होता है उसको मल्टीप्लाई करना है। दोनों में आंसर सही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? √2 को भाग देना है, यानी 5/√2 डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिए कौन सा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 5/√2 वोल्ट, ठीक है। 69 का बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पर चले। 70 नंबर क्या बोला? 70 नंबर बोला है इफ HFE ऑफ ए ट्रांजेक्शन 100, बेस करंट IB 1 मिली एम्पियर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर IC? फॉर्मूला पता है इसका? फॉर्मूला इसमें IC कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? HFE दिया हुआ है कितना? 100, ठीक है। बाकी क्या दिया है? IB कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर। तो हमको कैलकुलेशन कैसे करना है? तो हमको कैलकुलेशन करना है बीटा को। कैलकुलेशन जब करेंगे, देखिए अल्फा एंड बीटा, बीटा जब 1 से ज़्यादा हो जाता है ना, HFE इज इक्वल टू HFE DC जब होता है, बीटा गेन करता है, तो बीटा को कैलकुलेशन करेंगे पहले यहाँ पे। बीटा इज इक्वल टू कितना? IC कलेक्टर करंट बाई बेस करंट, ठीक है।
तो बीटा के साथ आई वी को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो कलेक्टर करंट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 एम्पियर दिया हुआ है बीटा का करंट। ठीक है, बीटा का करंट क्या दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। बाकी जो ये 100 दिया हुआ है एच, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई सी 100 इंटू 1 मिली एम्पियर। तो 100 इंटू 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर हो जाएगा आई सी। ठीक है, कलेक्टर करंट कितना हो जाएगा, आई सी। आई बी 1 मिली एम्पियर, इसके साथ बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना जाएगा, 100 मिली एम्पियर आई सी, यानी कलेक्टर करंट आ जाएगा कितना, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना करेंगे, 100 के साथ 1000 को भाग देंगे, यानी 1/10 या 0.1 एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 0.1 किस में देख लीजिए, 0.1 यानी 71 का ए हो जाएगा राइट आंसर, 0.1 एम्पियर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट, ये करंट लॉ होता है किरचॉफ का। ठीक है, किरचॉफ का करंट लॉ है ये। देखिए, ये जो करंट जंक्शन में आता है, इनकमिंग करंट जितना आता है आउटगोइंग करंट उतना चला जाता है, तो नोड में करंट कुछ रहता ही नहीं, इसको जीरो माना जाता है। ये करंट लॉ है किरचॉफ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा राइट आंसर। नोड में कोई करंट नहीं होता है यानी जीरो। देखिए 70 का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बेस करंट बाई कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा। बीटा दिया हुआ था 100, ये दिया हुआ था 1 मिली एम्पियर। ठीक है, कलेक्टर करंट बाई बेस करंट हम थोड़ा उल्टा कर दिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट बाई बेस करंट, ये हमको दिया था 1 मिली एम्पियर, ये दिया हुआ था 100। आईसी को कैलकुलेट करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने पर 100 मिली एम्पियर आया। 100 मिली एम्पियर को एम्पियर पे कन्वर्ट करने से 0.1 होगा इसका सही आंसर। थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब याद रहा तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें जंक्शन में कोई करंट नहीं होता है। शंट वुंड मोटर, स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीज विथ, शंट वुंड मोटर है, स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीज हो जाएगा कैसे, लोड कमने से या लोड बढ़ने से, या डिक्रीज नहीं होगा, या सिंक्रोनस स्पीड से चलेगा। अगर स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीज विथ, किसके साथ डिक्रीज होगा, बताइए 72 का क्या होगा आंसर। 72 का आंसर हो जाएगा, याद रखिए, इंक्रीज इन लोड। ठीक है, स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीज, इंक्रीज इन लोड। लोड अगर बढ़ता है तो स्पीड घट जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 72 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 73 पर चलते हैं। 73 बोला है टाइप ऑफ मोटर यूज इन किचन अप्लायंस। देखिए किचन अप्लायंस से हम लोग ग्राइंडर को यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, तो उसमें यूनिवर्सल मोटर होता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कौन सा राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है BEE, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। राइट आंसर हो गया सी, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसका शुरुआत कब हुआ था, याद रखिए 1 मार्च 2002 को हुआ था। याद रखिए इसका शुरुआत हुआ था। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का स्टार्टिंग करंट क्या होता है, स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या बोलता है, बताइए। स्टार्टिंग करंट क्या होता है, 75 का क्या होगा, 3 गुना, रिड्यूस्ड बाई 3 गुना। ठीक है, पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर में, पहले स्टार में स्टार्ट करते हैं फिर डेल्टा में देते हैं। स्टार्टिंग करंट 3 गुना घटा जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 75 का सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 बोला है ट्रांसफार्मर वर्क इन द विच प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल रेजिस्टेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ये बहुत ईजी सवाल है, याद रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है, रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, करेंट, नंबर ऑफ वाइंडिंग टर्न। आपको पता है फॉर्मूला ट्रांसफार्मर का क्या है, फॉर्मूला N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू कौन सा, I1/I2। फॉर्मूला याद है, देखिए कौन सा इसमें फॉर्मूला आता है, V2/V1, N2/N1, I1/I2, और एक बात Z2/Z1।
इसमें से कौन सा सही आंसर होगा आप खुद तय कर लीजिएगा। V2/V1 इज इक्वल टू N2/N इज इक्वल N1 इज इक्वल टू I1/I2। कौन सा? मुझे तो लगता है डी इसका राइट आंसर। डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला किसका? ट्रांसफार्मर का। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 इन फुल्ली चार्ज स्टेट ऑफ ए पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी। ये याद रखने वाला सवाल है, याद रखिएगा। कौन सा राइट आंसर होगा इसका बताइए। 78 का राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट जब होता है उसको स्पॉन्जी लीड बोला जाता है। लीड पेरोक्साइड PbO2, जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो PbO2 होता है, बाकी नेगेटिव प्लेट जो होता है वो Pb होता है। ये हो जाएगा राइट आंसर, PbO2 एंड Pb, लीड पेरोक्साइड एंड स्पॉन्जी लीड। याद रखिएगा, लीड पेरोक्साइड PbO2 पॉजिटिव का होगा और स्पॉन्जी लीड होगा कौन सा? नेगेटिव प्लेट। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिए PbO2 एंड Pb। लेड सल्फेट जोड़ा कि डिस्चार्ज कंडीशन में लेड सल्फेट हो जाता है PbSO4। पॉजिटिव नेगेटिव स्पॉन्जी लीड जो जब डिस्चार्ज कंडीशन में रहता है तो PbSO4 यानी लेड सल्फेट में रहता है। ठीक है, डिस्चार्ज कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए KVA कैपेसिटी ऑफ ए 3-फेज ट्रांसफार्मर। बताइए क्या इक्वेशन है? √3 × V × I। 79 का कौन सा हो जाएगा? 79 का C। याद रखिए √3 × V × I हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को 3 फेज में ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जानना है तो क्या करना है? इसका फॉर्मूला √3 × वोल्टेज × करंट, क्योंकि इसमें फेज 3 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, लास्ट वाला सवाल याद रखिएगा। बोला है सिंगल फेज मोटर स्प्लिट फेज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर स्प्लिट फेज इज अचीव्ड बाय, फेज को स्प्लिट करना है, 90 डिग्री का स्प्लिट करना है तो किसमें कैसे स्टार्ट करते हैं भाई? कैसे होता है ये? इसमें कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक कि नहीं? क्या करते हैं? कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं स्प्लिट फेज के लिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, किसके साथ? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। याद रखिएगा, सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंड के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं स्प्लिट फेज के लिए। बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। जब 75 तक स्पीड पहुंच जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है, याद है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंड, कैपेसिटर एक सीरीज में जुड़ता है ताकि फेज स्प्लिटिंग हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्व आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा मुझे कमेंट करिए। तो जो क्वेश्चन को आप लोग समझ में नहीं आता है उसको डिटेल वीडियो और एक बना देंगे हम लोग। तो अभी जो हुआ था एग्ज़ाम 14 तारीख को STSC सतीश धाम स्पेस सेंटर, उसी का भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि ये जो होने वाला NRSC का एग्ज़ाम उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आशा करता हूँ। तो इतना तो आशा कर ही सकता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए इसको और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों के पास भी जानकारी हो सके इसका। तो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि उसमें PDF आप लोग को ये मिल पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।